जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम एक गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। लाइफ में हर कदम हम सोच समझ कर उठाते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात की गर्दिश दिशा बदल देती है और हमारे पैदा किए हुए प्रॉब्लम्स हमारी रुकावटें बन जाती हैं। तब जिंदगी हमको एक सीख दे जाती है कि खुशी में आपके साथ पूरा जमाना होता है, लेकिन दुख में आप अकेले पड़ जाते हैं। सोनम मिश्रा। हाँ जी। चलिए आपका नंबर आ गया। अब हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आप तब तक चाहे तो किसी और को ले जाइए। ठीक है। आप कहाँ हैं? आप अभी तक आए नहीं। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे, प्लीज आ जाइए। हमारा यहाँ पर सबके सामने मजाक बन जाएगा। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? सच्चे प्यार का आप ये सिला दे रहे हैं हमें। आप ऐसे बीच मझधार में हमको छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो क्या कर लेंगे हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम सोच भी नहीं सकते। आइए साहब। हाँ। किधर? सर न्यूबॉर्न बेबी है और प्राइवेट पार्ट्स इंजर्ड है। घाव भी काफ़ी है सर, खून भी काफ़ी बह चुका है सर। शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई। मौत की वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी योगेश। चेतन, इस जंगल के पास जो बिल्डिंग है उसमें सीसीटीवी जरूर होगा, वहाँ जाके चेक करो, शायद कोई कैप्चर हुआ। यस सर। सदीप, तुम उधर आसपास देखो, शायद कुछ मिले। सर। जब इस बच्चे की बॉडी को तुमने यहाँ देखा उस वक्त यहाँ कोई था या उस वक्त यहाँ से किसी को आते जाते देखा हो? नहीं साहब, मैंने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। तुम यहाँ रोज कूड़ा बीनने के लिए आते हो? हाँ साहब, मैं रोज़ सुबह 7 के आसपास कूड़ा बीनने के लिए आता हूँ। पर साहब मैं कल नहीं आया था, परसों आया था। पर परसों साहब यहाँ पे बच्चा नहीं था। बच्चा साहब मैंने आज ही देखा है साहब। योगेश, यानी कि बच्चे की बॉडी को कल और आज सुबह के बीच में ही फेंका गया। सर कुछ नहीं मिला। बच्चे की बॉडी को ले चलो। सर दरवाजा खोलो। सब खत्म कर दिया हमने, सब खत्म कर दिया हमने।
हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। इसका फाइनल ड्राफ्ट बना के मुझे दिखाओ। ओके सर। सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, वो लड़का था और उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया था। सर, खून काफ़ी बह चुका था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। एक बात और सर, जन्म के 30 मिनट बाद ही बच्चे की मौत हुई है। योगेश, इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? ऐसे हादसे तो लड़की पैदा होने पे अक्सर देखे जाते हैं। ये तो फिर भी एक लड़का था और लड़के की लाश को एक अच्छे से कपड़े में लपेट के फेंका गया। यानी कि लड़का पैदा होने के बाद उसे किडनैप किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, या फिर यह भी हो सकता है कि बच्चे के माँ बाप की किसी से दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने बच्चे का कत्ल कर दिया हो। एक काम करो, पिछले 2-3 दिन में जितने भी इतने छोटे बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है चेक करो। हो सकता है बच्चे के चोरी होने पर उसके माँ बाप ने कंप्लेंट दर्ज की हो। सर, सर, हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए, पर इतने छोटे बच्चे की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई। एक बात और सर, हमारे कांस्टेबल चेतन ने वहां के आसपास के एरिया में पूछताछ की तो उसे एक भिखारी ने बताया कि उसने सुबह 6 बजे, जिस दिन हमको बच्चे की बॉडी मिली थी, उसने एक औरत को देखा था जिसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा था और उसका आधा चेहरा वो ढका था। योगेश, तो फिर हो सकता है उस औरत ने ही उस बच्चे की लाश को वहां फेंका हो। लेकिन ये बच्चा है कौन और आया कहां से? और हाँ सर, हमने किन्नू से भी पता किया है, लेकिन सर मुझे नहीं लगता है कि ये काम उनका है। सर, जिस गोदरी में बच्चा लिपटा हुआ था उस पे सॉफ्ट टच का लेबल था। सॉफ्ट टच? क्या हुआ दीदी? सब ठीक है? सब ठीक है। दीदी, ऐसे देख के तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि सब ठीक है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारी। खुद का तो कुछ आता पता है नहीं तुम्हारा और हमारी अम्मा बनी घूम रही हो। दीदी, हाँ सर, ये हमारी दुकान का है। कुछ ध्यान है ये आपसे किसने खरीदा था? ये ऑनलाइन ऑर्डर से डिलीवर किया था सर। ये रहे सर, पिछले 2 महीनों में हमने 15 लोगों को हमने ये माल बेचा है। इन 15 लोगों के एड्रेसेस दीजिए हमें। ओके सर। लखनऊ शहर में एक बच्चे की लाश मिलने से पुलिस महकमा सख्ते में था और वो पुरजोर कोशिश में लगे थे कि बच्चे के माँ बाप को ढूंढ निकालें और उसके हत्यारे को तलाश कर उसे इंसाफ दिलाएं। सर, जितने लोगों से बात की, या तो उनके बच्चे उनके साथ ही है या तो अभी पैदा भी नहीं हुए, तो बच्चा खोने का कोई सवाल ही नहीं होता। अगला एड्रेस देखो कहाँ का है। ठीक है, जा सकते। ठीक है, गुड़िया, कब से घंटी बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ दरवाजा खोलो। सही में तंग आ गए तुम्हारे इस बर्ताव से। दुकान भी संभाले, बच्चा भी संभाले। ये गोदरी आपने खरीदी थी? नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी थी। लेकिन आपके दुकानदार का कहना है ये गोदरी आपने ही खरीदी। नहीं सर, वो हमने बहुत सारा सामान लिया था तो दुकानदार ने लिख दी होगी। और सब बात क्या है? हमें एक कूड़ेदान के पास से नवजात शिशु की लाश मिली है जो एक लड़का था। उसके प्राइवेट पार्ट्स कटे हुए थे।
सुन के बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या है कि 1 हफ्ते पहले ही हमारे यहाँ बच्ची हुई है। ये देखिए। सर वो गुड़िया को बच्चा जनने का डिप्रेशन हुआ है, वो क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम। डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अजीब बीमारी है सर, माँ बच्चे को नहीं देख रही। हमें उस गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर और एड्रेस दीजिए, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। जी। सर मुझे तो इस औरत का बर्ताव कुछ समझ में नहीं आया। योगेश, बच्चा भी 1-1.5 हफ्ते का नहीं बल्कि 1-1.5 महीने का लग रहा था, और माँ को तो जैसे बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं। बच्चा रो रहा था और माँ पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। बल्कि एक बात अजीब लगी मुझे, जब हमने बच्चे की डेड बॉडी मिलने की बात की तो माँ सुनकर चौंक गई, परेशान हो गई। हाँ सर, और पति गोदरी खरीदने से मुकर गए। नहीं सर, ये गोदरी हमने नहीं खरीदी थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रहे हैं? योगेश, एक काम करते हैं, इस गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, पता करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही है या फिर इसके आड़ में कुछ और ही चल रहा है। सर गुड़िया मेरी नहीं, डॉक्टर रीमा की पेशेंट थी। यस, शी वॉज माई पेशेंट। वो अक्सर चेकअप के लिए मेरे पास ही आती थी, बट सडनली 1 महीने से कुछ आना बंद कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। यानी गुड़िया की डिलीवरी आपके क्लिनिक में नहीं हुई? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, उस दौरान जब गुड़िया आपके यहाँ चेकअप के लिए आया करती थी तो उसका बिहेवियर दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज जैसा ही था या कुछ डिफरेंट था? वो भी औरों की तरह अपने बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड थी, काफी खुश थी। ये देख रहे हैं आप, ये आपका बच्चा है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप उन लोगों के बारे में क्यों इंस्पेक्शन कर रहे हैं? उन लोगों के बारे में नहीं, हम एक न्यूली बॉर्न बेबी के मर्डर केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या कोई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके 4-5 दिन पहले ही डिलीवरी हुई हो? सर, यहाँ हर रोज 1 या 2 डिलीवरी होती है। अरे कहाँ है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लो केक आ गया, लो। अरे वाह पापा, केक बहुत अच्छा है। मैं दीदी को बुलाती हूँ। जल्दी 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 ले। दीदी निकलो जल्दी, केक कट करना है। तुमको 1000 बार मना किया ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो। तुम रोटी खाती हो कि गोबर? तुमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? अब तुम अम्मा के साथ साथ हमारी जासूस भी बनी फिर रही हो। दीदी हम तो बस क्या, पापा ने तुमको सर पे चढ़ाया हुआ है, उनके सर पे जाके ही बैठो, हमारे नहीं। और आइंदा से हमारे सामान को हाथ मत लगाना, समझी? क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लड़ क्यों रहे हो? चलो 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 अंदर चलो, क्या करने के लिए, चलो चलो बेटा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर अचानक गुड़िया का डॉक्टर क्यों बदल दिया था तुमने, और हमें डॉक्टर का गलत पता क्यों दिया? सर वो इलाज पहले वहीं चल रहा था इसलिए दे दिया, ध्यान नहीं रहा, और वैसे भी वो थोड़ा महंगा था। तो अब जहाँ गुड़िया का इलाज तुमने कराया या डिलीवरी कराई, वहाँ क्या फ्री में हुई थी? क्या एड्रेस है उस क्लिनिक का? सर वो GT रोड पे दिव्या क्लिनिक है, डॉक्टर पार्थ के यहाँ। सर वो अपने बजट में भी था। सर बिटिया को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है, अब फिर जब कभी बोलेंगे मैं आ जाऊँ। अभी जाओ। ठीक है। सर भिखारी ने जिस औरत को देखा था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक,
और पीयूष और गुड़िया के बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। योगेश, उस औरत के बारे में तहकीकात करते रहो। और रही बात पीयूष और गुड़िया की, जरूर ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, आपने एक बात नोटिस की? पीयूष 1 हफ्ते की बच्ची को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया, जबकि पैदा होने के बाद जो वैक्सीनेशन होती है उसके 5 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पीयूष बच्ची को कौन सी वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची वाकई बड़ी हो और शायद ये बच्ची इनकी हो ही ना? योगेश, तुम ये कहना चाहते हो जिस बच्चे की लाश हमें मिली वो उनका बच्चा था? लेकिन कोई अपने बच्चे को क्यों मारेगा, किसी दूसरे के बच्चे को क्यों पालेगा? ये बात समझ में नहीं है। एनीवेज, इन दोनों पे नजर रखनी होगी। दोनों का बर्ताव बहुत ही संदिग्ध है। जरूर यहीं से कुछ ना कुछ हमें याद लगेगा। सर, आगे की कार्रवाई के लिए बच्चे के डेड बॉडी से डीएनए लेंगे। बच्चे का अंतिम संस्कार अभी बाकी है और उसकी फैमिली का कुछ पता नहीं, तो अभी क्या करें सर? हम है ना, हम करेंगे उस बच्चे का अंतिम संस्कार। अरे फोन उठाओ, दी फोन उठाओ। गुड़िया, अरे बच्ची रो रही है, तुमको दिख नहीं रहा क्या? बिट्टू, आजा आजा आजा, भूख लगी है बिट्टू को? अरे यार, ना बिट्टू, खिलाएंगे खिलाएंगे, दूध पियोगी मेरी बिट्टू। हेलो, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी आवास रोड की तरफ लो, जल्दी। सर, लड़की मर चुकी है, लोअर पार्ट से खून बह रहा है और शरीर पर कहीं पर भी चोट के निशान नहीं। शायद सेक्सुअल असॉल्ट का केस हो सकता है या फिर अंदरूनी चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई और इसकी मौत हो गई। देखो लड़की के पर्स में, शायद कुछ मिल जाए। सर, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था? क्या हुआ था यहाँ पर? सर, मैंने फ़ोन किया था। सर, ये लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। सब हवाइयाँ उड़ी थी चेहरे की और बहुत परेशान लग रही थी हमको। और सब जो खून निकलना शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हुआ सर, लड़की की पर्स से ये फोन और ये आईडी प्रूफ मिला है, जिसके हिसाब से वो गोविंदगंज की है। जब हमें फ़ोन आया तब लड़की बेहोश हो गई थी। हमें 10 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में। ऐसा क्या हुआ होगा कि 10 मिनट में उसकी मौत हो गई? एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर, अब तक किसी मानसिक परेशानी से जूझ रही सोनम की अचानक सड़क पर मौत हो गई थी। क्या कारण था उसकी मौत का? उसके जीवन में चलने वाली परेशानियों का अंत इतना भयानक कैसे हो गया? दूसरी तरफ नवजात बच्चे की मौत के सुराग में उलझी पुलिस एक के बाद एक कड़ियां जोड़ने में लगी थी। हाँ सर, गुड़िया की डिलीवरी यहीं हुई थी और ये उसकी बेटी का बर्थ रिकॉर्ड है। और सर, कॉमन रीज़न ये है कि जो लोग बड़े क्लिनिक या नर्सिंग होम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। और सर, 20 अप्रैल को बस इन्हीं की डिलीवरी हुई थी। बच्ची को भूख लगी है, भूख लगी है। अरे इसको भूख लगी है, दूध पिला दो। नहीं। नहीं मतलब? अरे तुम औरत हो कि पत्थर?
इतनी मासूम सी बच्ची पे भी तुमको तरस नहीं आता क्या? और क्यों दूध नहीं पिलाओगी? पिलाना पड़ेगा। नहीं पिलाऊंगी। ट्वेंटी 21 में ग्रेजुएशन, 23 में MBA और 24 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। दीदी बोरा गई हो क्या? ये क्या बड़बड़ा रही हो? बड़बड़ा नहीं रहे, हम अपना बकेट लिस्ट बना रहे हैं। बकेट लिस्ट वो क्या होता है? बकेट लिस्ट यानी कि हमने अपने पूरे फ्यूचर का गोल सेट किया है कि हमें लाइफ में कब क्या करना है। जब तुम अपने लाइफ का गोल सेट करोगी तभी तो वहाँ तक पहुँचोगी, वरना ऐसे ही फकीर की तरह एक ही लकीर को पीटती रहोगी, समझी? पापा हमारे लिए कितना कुछ किए ना, हमारी पढ़ाई पर कितना सेक्रीफाइस किए ना। अब हमारा टाइम है कि हम उनके लिए कुछ करें, उनको मायूस नहीं करें। वाह दीदी, तुम तो सब सोच के बैठी हो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सही है। जब सोनम घर से निकली तो उसकी तबीयत ठीक थी? हाँ बिल्कुल ठीक थी साहब। फिर ये अचानक क्या हो गया साहब? कैसे हो गया कुछ? साहब सोनम को ले जा सकते? अभी नहीं, पोस्टमार्टम के बाद। पोस्टमार्टम क्यों साहब? सब मरने के बाद उसकी मिट्टी क्यों खराब कर रहे हैं साहब? देखिए साहब, हमको पोस्टमार्टम नहीं कराना है। आप हमें सोनम दे दीजिए, हम उसे ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करना है। मरने के बाद मेरी बच्ची के और टुकड़े मत कीजिए साहब। देखिए, आपकी बेटी की जिस संदिग्ध अवस्था में मौत हुई, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर जो हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि मौत का कारण क्या था। सर, ये रही सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके हिसाब से वो प्रेग्नेंट थी। इमेच्योर तरीके से अबॉर्शन करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी यूटेरस में कई कट लगे और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुआ और वो बेहोश हो गई। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। इससे तो यही लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उसका अबॉर्शन कर दिया और इस जबरदस्ती के निशान उसके हाथ पर भी मिले। मुझे तो लगता है कि किसी नौसिखिए ने अबॉर्शन किया होगा घर पर। हो सकता है सर। सुनो, ये कांता का घर कौन सा है? कांता का घर यहाँ है। कांता? हाँ साहब। क्या तुम ही पीयूष और गुड़िया के घर में काम करती हो? हाँ साहब। हमें कुछ जानना था तुमसे। ये पीयूष और गुड़िया के घर में बच्ची के जन्म से पहले या बच्ची के जन्म के बाद उन दोनों में कुछ बदलाव आया क्या? हाँ साहब, जब तक बिटिया नहीं हुई थी तब तक मेम साहब और साहब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन जब से बिटिया हुई है मेम साहब को तो मानो कोई कीड़ा काट गया है। हमेशा साहब से लड़ते रहती है और बिटिया के साथ तो ऐसा बर्ताव करती है कि पूछे मत। हमको तो साहब आज तक समझ में नहीं आया कि कोई माँ अपनी ही औलाद से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। क्या किसी अनजान आदमी या अनजान औरत को कभी पीयूष और गुड़िया के घर में आते जाते देखा तुमने? हाँ साहब, एक औरत को हमने देखा है, मैडम की डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। हमने साहब को एक औरत से बात करते हुए देखा था। शक्ल पहचानती हो उसकी? नहीं साहब, मैंने उसका कभी चेहरा तो नहीं देखा। वो हमेशा अपना चेहरा ढककर रखती थी।
है दीदी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। अनीता, तो यहाँ बैठी है, मैं कब से बाहर वेट कर रही हूँ। चल ना खाना खाने के लिए। दीदी ये देखो ना, ये वाला सम मुझे नहीं आ रहा और कल मेरी एग्जाम्स हैं। ये सब बाद में हो जाएगा, तू अभी चल और खाना खा ले। अच्छा, और जल्दी आना। दीदी तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के? आपने ही मारा है मेरी दीदी को। क्या बकवास कर रही हो? हम सच कह रहे हैं, आप ही है हमारी दीदी के हत्यारे। सर आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? बोल तो दिया कि हमें नहीं पता कि वो औरत कौन है। घबरा क्यों रहे हो इतना? हम बताते हैं वो औरत कौन है। ये औरत वही है जिस पर उस नवजात शिशु की हत्या का शक है, और ये औरत तुम्हारे घर के बाहर तुम्ही से बात करते हुए कई बार पाई गई। सर दिन में हजारों आदमियों से मिलता हूँ, कैसे कोई सबकी शक्ल याद रख सकता है? सर हमारी बिटिया है, हमने सब कुछ बता दिया आपको उसके बारे में। उसका जन्म सर्टिफिकेट दिखा दिया आपको, वो कहाँ पैदा हुई वो बता दिया है, जहाँ पैदा हुई उसके डॉक्टर के बारे में बता दिया, उससे मिल चुके हैं आप। अब और क्या चाहिए हमसे सर? कोऑपरेट तो काफी किया है तुमने, फिर तो तुम्हें अपना डीएनए टेस्ट कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। योगेश सर ले जाओ। ले जाओ मतलब सर? चलिए, मुझे कह नहीं चाहता सर, हमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। जितना हमने आपको सपोर्ट किया उतना ही शोषण किया आपने। हम नहीं कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक, जा सकते हो। बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर, लड़का है ना? अरे मैं ये नहीं बता सकती लड़का है कि लड़की, बताना जुर्म है। प्लीज तुम दोबारा ये सवाल मत पूछना, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सोनम बिटिया तो बहुत गुणी थी, जरूर कहीं कोई गलती हुई है। गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ये सोनम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। हमारी सोनम बिटिया ऐसा कर ही नहीं सकती। हमारा मान थी सोनम बिटिया, हमारी बहुत सारी उम्मीदें थी हमें उससे। पापा हा? ये तो बहुत महंगा है। आपने अपनी आखिरी एफडी भी तुड़वा दी ना। बेटा वो सब छोड़ो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। आप कितना कुछ करते हैं ना हमारे लिए। अरे आप हम पे भरोसा रखिए, हम इसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा देंगे। हमारी सोनम बिटिया हमारे खानदान की एक ऐसी लड़की थी जो इतना पढ़ गई, टॉप भी किया। हमें तो अब भी यकीन नहीं होता कि हमारी बिटिया ऐसा कुछ कर सकती है। क्या आपको सचमुच नहीं मालूम था कि सोनम की लाइफ में क्या चल रहा था? क्या वो प्रेग्नेंट थी? अगर पता होता तो ऐसा कुछ होने देते क्या उसके साथ? अगर ये सच बोल रहा है तो भी इतना तो पक्का है कि सोनम की लाइफ में कोई लड़का था जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। और वो लड़का कौन है ये सोनम के कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चल सकता है। तुम एक काम करो, कॉल रिकॉर्ड से खुलवाओ और बारीकी से चेक करो। सर ये जो सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इसमें किसी रजत नाम के आदमी का नंबर मिला है। करीब 2 महीने पहले से दोनों रेगुलर टच में हैं और देर रात तक दोनों के बीच लंबी बातें और मैसेजेस हुए हैं। पता किया कौन है ये रजत? यस सर, रजत उसका कोचिंग टीचर था, उसके घर जाकर उसे ट्यूशन देता था। सर काफी इंटेलिजेंट आदमी है और शादीशुदा भी। मतलब सोनम की कहानी में नेगेटिव किरदार है। अमृता उठाते हैं इसे। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा। सोनम मेरी स्टूडेंट थी,
दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था सर। और तू अपने सारे स्टूडेंट से रात रात भर फोन पर बातें करता है, मैसेजेस करता है। देख, सीधे तरीके से बता दे, वरना ऐसा ट्यूशन देंगे कि कभी किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। नहीं सर, वो एक्चुअली सोनम का और मेरा अफेयर था सर। शुरू में मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने जाता था उसके घर, लेकिन सर धीरे धीरे हम लोग करीब आए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, हम घर से बाहर भी मिलने लगे थे, और सर कुछ समय बाद ही हम बहुत करीब आ चुके थे। तूने बताया था उसे तू शादीशुदा है? सर नहीं सर, लेकिन सर हम बहुत खुश थे, सब सही चल रहा था। अचानक शादी करने का भूत सवार हो गया था उस पर। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। हम तुम पे भरोसा करते रहे और तुम हमें झूठ बोलते रहे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम जाओ यहाँ से। रजत प्लीज रजत, मुझे छोड़ के मत जा। उसने तुझे छोड़ने से मना किया तो तूने अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा दिया? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बात तो यह है कि उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। बहुत महान काम किया तूने, इसका इनाम तो मिलेगा तुझे। फिलहाल ये बता, 28 तारीख को कहाँ था तू? 27 तारीख को मैं जौनपुर गया था एक शादी अटेंड करने, और 29 की रात को आया था सर। डिटेल्स दे, कब कहाँ किसकी शादी में गया था? जी सर। अरुण। जी सर। इसका डिटेल ले लो, कब कहाँ और किसकी शादी में गया था। और सुन, जब तक केस सॉल्व नहीं होता तो शहर से बाहर नहीं जाएगा। जी सर। सर, सोनम के अबॉर्शन का सबसे स्ट्रॉन्ग मोटिव इसी के पास है, क्योंकि अगर उसके प्रेगनेंसी की बात बाहर आती तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी का होता। नवजात बच्चे की मौत से शुरू हुई तफ्तीश बड़ी ही कठिनाइयों से गुजर रही थी। अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा था, लेकिन पुलिस ने अपने पैतरे आजमा रखे थे। ये लो पैसे, ये लो। क्या कर रही हो? तुमसे जो काम का था बस उसे कर दो। ओह, तो इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम समझ नहीं रही हो, अगर इस बार लड़की हुई तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? और परेशान करना बंद करो, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी तुम्हें। सर, रजत का बयान हमने क्रॉस चेक किया, वो सच बोल रहा है। 27 से 29 तक वो शहर में नहीं था। अगर वो नहीं तो फिर कौन हो सकता है? सर, सोनम की जिंदगी में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कुल मिलाकर 3-4 लोग। रजत, सोनम का बाप श्रीकांत और उसकी बहन अनीता। और पिता श्रीकांत को अपनी बेटी सोनम पर बहुत गुमान था, बहुत उम्मीदें थी। और इतनी काबिल बेटी के बारे में अगर किसी पिता को यह पता चले कि वो बिन ब्याही प्रेग्नेंट है तो जाहिर है गुस्सा भी बहुत आया होगा। नम्रता, हम सोनम की बहन अनीता से बात करते हैं। राइट सर। अनीता, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि क्या तुमने सोनम के भीतर इन दिनों कुछ बदलाव देखा था, सेहत में, बर्ताव में, या कुछ भी? ये ना, ये यहाँ पर तुमसे प्यार कर रहा है और साथ साथ इसका अफेयर किसी और के साथ भी चल रहा है। क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? हम उन्हीं में से एक हैं जिनके साथ तुम प्यार का नाटक करके हजम कर जाते हो और डकार भी नहीं लेते। पागल लड़की है क्या? बेचारा शरीफ आदमी को मार दोगी क्या? अरे कोई पुलिस को बुलाओ रे। देखो, जो है बता दो, डरने की बिल्कुल जरूरत है। तुमको बोला ना सब ठीक है, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो हमारी। तुमको 1000 बार मना किया ना कि हमारे सामान को हाथ मत लगाया करो। पापा, पापा क्या हुआ है दीदी को? अरे कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। तुम जाओ सो जाओ, मैं हूँ उसके साथ। पापा और दीदी के बीच में कुछ चल रहा था। पापा ने मुझे कमरे में नहीं आने दिया
क्या पापा जानते थे दीदी प्रेग्नेंट थी? सुनिए सुनिए, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारे पेट में लड़का है या लड़की? अगर अब भी झूठ बोला तो हड्डियां तोड़ देंगे। हम जान गए सच क्या है। अनीता ने बताया तुम जानते थे सोनम प्रेग्नेंट थी। जानते थे हम, और वो हमसे मदद मांगने आई भी थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या क्या सपने देखे थे हमने, सब पर मिट्टी मिला दी तुमने। अरे हमारे बारे में नहीं सोचा, अपनी बहन का भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। क्यों किया ऐसा, क्यों? पापा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ये तुम्हारा पाप है, तुम्हें ढोना पड़ेगा ये सब। और अगर इसे रखने का सोचोगी ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। अनीता के लिए घबरा गए थे हम। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सच कह रहे, सोनम का गर्भपात हमने नहीं करवाया, वो किसी औरत ने करवाया था। पापा, एक औरत है जो हमारी मदद करने को तैयार है, पर बदले में वो 7,000 रुपये मांग रही है। तुम्हें पता है कौन थी वो औरत? नहीं। अनीता ने बताया कि सोनम की मौत के एक रात पहले तुम्हारे कमरे से सोनम के कराने की आवाजें आ रही थी और तुमने अनीता को अंदर आने नहीं दिया। क्यों? सोनम दिन में उस औरत के साथ अबॉर्शन के लिए गई हुई थी। काफी देर रात को लौटी, आते ही अपने कमरे में चली गई और आधी रात को शायद उसके पेट में दर्द हुआ और वो मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी। पापा, 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 हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पापा। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पाप है, तुम संभालो। जिस औरत ने सोनम का अबॉर्शन करवाया था उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ। नम्रता, इस स्केच को सारे थाने में सर्कुलेट करवाओ। इस औरत का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। लड़की है। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे इस बच्चे को गिराना है। प्लीज, मैं आपके हाथ पैर जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। घबराओ नहीं, और अगर इस बच्चे को गिराने से भी अच्छा उपाय बताऊं तो? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का खर्चा और देखभाल हम करेंगे। और जब तुम इस बच्ची को जन्म दोगी ना तो हम उसे उन लोगों को बेच देंगे जिनके बच्चे नहीं होते। तुम्हें इस बच्ची का 60,000 मिलेगा। हाँ, अगर लड़का होता तो 75 मिल जाते। पर ये तो गलत है, ये तो जुर्म है। और अगर मैंने इस बच्ची को रख भी लिया और तुम बीच में मुझे छोड़ के चली गई तो? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ही तो यहाँ लाई हूँ। आओ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, जब तक बच्चा बिक नहीं जाता हम उसे यहाँ रखते हैं। अब तो यकीन हुआ?
और फिर तुम्हारे एक बच्चे के लिए मैं ये सारा बिजनेस छोड़कर तो नहीं भागूंगी ना। तो फिर सौदा पक्का समझो क्या? पागल हो गई क्या? कौन पागल है कौन पागल नहीं, ये तो हम बताएंगे। सर ये औरत पागल हो गई, इसे पकड़ लीजिए आप। सुनीता, जरा बताओ इसे अपने बारे में। सर, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ एक पुलिस वाली भी हूँ। पुलिस ने जिस नवजात बच्चे के मरने की बात कही है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा ही बेटा है। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये बेटी है और मुझे बेटा हुआ था। पीएसआई सुनीता के साहस से एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। अब पुलिस को कई मामले सुलझाने की चाबी मिल गई थी। अब शराफत से अपना मुंह खोल दो। साहब, मेरा काम तो सिर्फ बच्चों को खरीद कर बेचने का था। किसे बेचती थी? जोधपुर में क्लिनिक है, वहाँ पर ऐसे बहुत से जोड़े आते थे जिनका इलाज के बाद भी बच्चा नहीं होता था। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मेरी सहेली है, वो मुझे उनके नंबर देती थी और मैं उन्हें फोन करके बच्चा खरीदने का ऑफर देती थी। एक औरत होकर बच्चों की खरीद फरोख्त करते तुम्हें शर्म नहीं आई? सर अलीगंज थाने से फोटो सर्कुलेट हुआ है। सर वो लोग इस औरत को एक लड़की सोनम के गलत अबॉर्शन के कारण ही मौत के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे कारनामों की फेरिस्त तो काफी लंबी है। अब शराफत से बता दो कि तुम्हारे इन कारनामों का सरगना कौन है? सर मत मारिए सर, मैं बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सोनम का अबॉर्शन मैंने ही किया था सर। सोनम के अबॉर्शन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी, उसको बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैंने उसे कुछ पेन किलर्स और खून रोकने के लिए ब्लड कोगुलेंट्स देकर घर भेज दिया था। सर गड़बड़ नहीं की, किसी के जान के साथ खेलना कहते हैं। तूने अगर उसे घर न भेजकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया होता तो आज वो जिंदा होती। तेरी गलती की वजह से बीच सड़क में दम तोड़ दिया उसने। तूने फिर गुड़िया के बच्चे को क्यों मारा? सर वो मैंने गलती से गुड़िया की सोनोग्राफी रिपोर्ट में लड़के को लड़की पढ़ दिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन एक क्राइम है, इतना तो तुझे पता ही होगा, फिर क्यों किया तुमने? तो गुड़िया के पति पीयूष के कहने पे। लड़का चाहिए था हमें, इसलिए करवाया था। पर जब हमें पता चला कि हमें लड़की होने वाली है तो हमने डॉक्टर पार्थ की वो बच्चा बेचने वाली डील मान ली। डिलीवरी दिन पता चला कि पीयूष हमें बेटी नहीं, हमें बेटा हुआ है। नर्स ने मुझे बताया और मैंने खुद उसकी आवाज भी सुनी है। क्या लड़का हुआ है? हाँ। सर बात तब खराब हुई जब पीयूष को बेटा हुआ, क्योंकि मैं बायर से पहले ही लड़की देने की डील कर चुका था और एडवांस पैसे भी ले चुका था। इसलिए मैंने बच्चे का सेक्स चेंज करने के लिए सर्जरी कर दी, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया और बच्चे की मौत हो गई। सर मैंने सोचा था कि प्राइवेट पार्ट काट दूंगा तो बायर को पता नहीं चलेगा कि लड़का है या लड़की, और पेमेंट भी पूरी हो जाएगी। सर उसके बाद हम डॉक्टर पार्थ से मिलने पहुंचे। ये क्या किया? ये क्या किया हमारे बेटे के साथ? साले छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पीयूष मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई है? देखो मैं पहले तुम्हें 60,000 रुपए देने वाला था, अब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और तुम इस मामले को रफा दफा कर दो। रफा दफा तो तुमको करूंगा मैं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ, सबको ना हवालात भिजवाता हूँ अभी। और खुद को भी। हम जाएंगे तो तुम भी अंदर जाओगे। ये मत भूलो कि तुमने अपनी होने वाली बेटी का सौदा किया हमारे साथ, और ये तो जानते ही होगे कि ये भी इलीगल है। और देखो पीयूष, तुम अपनी बीवी को यही बोलने वाले थे ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तो तभी तो हम उसे बेच पा रहे थे। अब भी यही बोलते ना कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन तुम्हारी नर्स ने गुड़िया के सामने सब वक्त दिया है। उसने बोला है कि लड़का हुआ है, वो भी सही सलामत। अब तो हमें बच्चा चाहिए ही चाहिए, हमें बच्चा दो। अच्छा सुनो, मेरे पास 6 हफ्ते की एक लड़की है, उसे ले जाकर अपनी पत्नी की गोद में डाल दो और उसको बोल देना कि वो नर्स ने गलत बोला था, उसको बेटा नहीं बेटी हुई है। लेकिन गुड़िया ने कभी उस बच्ची को अपनाया ही नहीं, पता नहीं उसे कैसे पता चल गया था। और तुझे पता है, भगवान के बाद अगर किसी को पूछते हैं तो वो डॉक्टर है, लेकिन तू डॉक्टर नहीं, राक्षस से भी बदतर है। तुम जैसे लालची लोगों ने ही डॉक्टरी जैसे नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। डॉक्टर पार्थ और सरला जैसे लोग पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं,
सोनम की जान भी डॉक्टर पार्थ की लापरवाही से ही गई। पुलिस ये साबित करने में भी इसीलिए जिंदगी और मौत का भी एक बाजार बन गया है। किसी को मारना है तो सुपारी लेने और देने का एक नया धंधा अस्तित्व में आया है। अंडरवर्ल्ड से शुरू हुआ ये सुपारी का खेल अब आम हो गया है। पैसा फेंको और किसी की भी जान ले लो, ये खेल बन गया है शहरों का। और इस खेल का एक और शख्स शिकार बनने वाला था। हाँ हेलो। हेलो, अभी उसे मारना नहीं। अरे यार मैंने पूरी तैयारी कर ली है। उसने पूरे पैसे नहीं दिए इसलिए डील कैंसिल हो गई है, समझा? कभी कभी किस्मत सही हो तो इंसान मौत के मुंह से भी बच के निकल जाता है, लेकिन जब बदकिस्मती शुरू होती है तो अरे निकालो इसे बाहर, दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। पापा! अनु बेटा रुको, अनु! मेरी बेटी है। आज के बाद मेरी बेटी और नातिन के आसपास भी दिखाई नहीं देना। जिस दिन तेरा अनीता से डिवोर्स हुआ मुझे सब कुछ खत्म हो गया। चल निकल। पापा! अनु पापा! अनु चलो। पापा! निकल बाहर। क्या भाई साहब, क्या बदतमीजी है? बहुत चर्बी चढ़ी तुझे। अरे मैंने क्या किया? शराब बनता क्या? और पेपर पे साइन लीजिए ना तो यही मार मार बदकिस्मती जब किसी का दामन थाम लेती है तो उसका सामना हर पल एक नई मुसीबत से होता है। दिनेश घर पर है? हाँ? दिनेश, लेकिन आप लोग क्या किया दिनेश, इसने? हाँ? दिनेश चल, तेरे नाम से कंप्लेन है। अरे अरे दिनेश, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे पर किया क्या इसने, ये तो बोलो। ये लोग दिनेश को काय को लेके गए? हाँ? अरे बोलना काय को लेके गए? ये ना सब तेरी वजह से होता है। कई बार हालात इस कदर परेशान करने वाले हो जाते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे में बेबस लाचार इंसान के पास रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। बस मम्मी, मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? सुना था काली रात के बाद सुबह आती है, पर हमारी काली रात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिनेश को ये लगने लगा था कि उसकी बदकिस्मती शायद उसका साथ नहीं छोड़ने वाली, और ये सच भी था। दिनेश के साथ अब तक जो हुआ उससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। मम्मी आपने मेरा फोन देखा है? सूत है गयो दिनेश। अरे यही रखा होगा, देखो तो सही से। अरे नहीं मिल रहा है ना, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए। दिनेश ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर छोड़कर आ गया? ऐसे कैसे? मैं यहाँ चार्जिंग के लिए लगा के गया था। हाँ दिनेश बोल सो। हाँ वो मेरा फोन है। हाँ मोटा भाई, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। माँ मेरा फोन मिल गया। वो जिसे मिला है ना वो कह रहा है कि उसके पास आके वो कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जा ले। दिनेश ले, मेरा फोन अपने साथ रख ले। हाँ, कोई बात होगी तो बताना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस बाइक को क्या हुआ है? एक चीज सही हो रही है, एक चीज गलत।
साहब मेरा बेटा कल से घर वापस नहीं आया है। उस 11:30 के घर से गया था, उसका फोन खो गया था ना, वो लेने के लिए गया था। आपने आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार उसके दोस्तों के पास पूछताछ की? हाँ, सबसे पूछताछ की। वो उनके साथ नहीं है। कुछ करो साहब, इससे पहले कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? आपका बेटा गायब हुआ है साहब? नहीं ना, ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अभी थोड़ी टेंशन तो होगी ना, कुछ करो साहब जल्दी से। ठीक है, आप आपके बेटे की फोटो और बाकी सारी डिटेल्स मुझे दे दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सर मैं सुबह वो शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से जा रहा था तो देखा कि वहाँ पे लाश पड़ी है सर, इसलिए आपको फ़ोन किया। इधर आगे सर। सर के पीछे किसी भारी चीज से मारा गया है, बहुत गहरी चोट है। उल्टो खड़े शिंदे। सर ये तो वही है जिसके पिताजी आज सुबह पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। उसके गले पे भी काटा गया है, कहीं खून भी नहीं फैला हुआ। मतलब इसे कहीं मार करके कि बॉडी को यहाँ लाके डंप किया है। ये देखो पैरों पे लकड़ी का बोरादा लगा हुआ है। मतलब इसे किसी ऐसी जगह मारा गया जहाँ लकड़ी का काम होता है। अंगूठियां भी निकाल ली गई। जरा पॉकेट चेक करो इसके। सर कुछ भी नहीं है, ना पैसे है ना मोबाइल। लगता है लूटपाट के इरादे से इसे मारा गया है। नहीं गुटारे, अगर लूटपाट का मामला होता तो जहाँ इसको लूटा वहीं मार के बॉडी छोड़ देते। इसकी बॉडी को यहाँ ला करके डंप करने की मेहनत नहीं करते वो लोग। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? काम करो, इसके घर वालों को इत्तला करो और एम्बुलेंस बुलवाओ। ऐसे सर पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे कि पुलिस स्टेशन जाकर पता करेंगे कि हुआ क्या है? अरे रेवा देने भाई, ज्यादा प्यार का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है ना, ये तेरा सगा, इसको प्यार करना। सो बात करे चू। हेलो किसका फोन था? अरे किसका फोन था? साहब वो मेरे को फोन किया। शिंदे शिनाख्त करवा लो। दिनेश 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 मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ करो, जल्दी करो, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी देखो देखो मेरा दिनेश मर गया। लीजिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाजा था कि दिनेश की जान खतरे में थी। किससे खतरा था उसे? सुयस साहब, सुयस नहीं मारा है मेरे बेटे को। दिनेश को सुयस नहीं मारा है साहब। ये सुयस दिनेश का भाई जरूर है, पर ये मेरा बेटा नहीं है। मेरा बेटा नहीं है वो। क्या सुयस दिनेश का भाई है लेकिन आपका बेटा नहीं है? मेरी बीवी साहब चरित्रहीन है। ये सुयस किसी और का। कैसे बताऊं साहब, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना इसका। आपके पास सबूत नहीं है, फिर आपको कैसे पता? साहब सारी जिंदगी ना अकाउंटेंसी की। ये घर का हिसाब किताब भी ना मेरे को तभी समझ में आ गया था जब मेरे रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद ही ना उसने अपना गंदा खून दिखाना शुरू कर दिया था। तभी उसने मुझे मालूम पड़ गया ये मेरा बेटा ही नहीं। सुजाता, मेरा एटीएम कार्ड किधर है? एटीएम? हाँ एटीएम कार्ड।
पता नहीं मुझे। क्यों चाहिए एटीएम? वो मेरी पेंशन आई होगी ना अकाउंट में, तो अच्छा थोड़ा पैसा चाहिए मेरे को। नहीं मिलेंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे। सब मिल रहा है ना, खाना पीना सब दे रही है ना ये। क्यों चाहिए? खाना पीना मिल रहा है मतलब? तो और क्या चाहिए? अरे मैं क्या घर का कुत्ता हूँ क्या मैं घर का? सारी जिंदगी मेहनत की पैसा कमाया, अभी रिटायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं। तू बोल सूझा पीछे का हाथ में छोड़ हाथ बोलना नहीं मिलेगा। अरे मैं तभी समझ गया ये मेरा खून है ही नहीं। लेकिन आप दिनेश के मर्डर का आरोप सुयश के ऊपर ही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे बेटे दिनेश से चलता था, बहुत जलता था। क्योंकि मेरा बेटा ना दिनेश मेरी साइड लेता था, इसके लिए। भाई दिनेश तुम पीछे करो यार। अब ठीक है? पापा को हाथ कैसे लगा? तूने शहदे रखी है ने, तेरी वजह से सर पे चढ़ के नाच रहे, पूरा घर हिला रखे उन्हें। पास सुरेश भाई, सामने सट। पास सुरेश, पास। हाथ नहीं लगाना पापा को। पापा ठीक कहते हैं, तू उनका खून हो ही नहीं सकता। तुम दोनों बाप बेटे ने एक तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू देख, तुम दोनों की जान ले लूंगा मैं। साहब मैं तो बोलता हूं मेरे घर पे जाके आप उसको पकड़ो, उसको लाके फांसी पे लटकाओ। अरे बेटे दिनेश को मारा है उसने, मारो दिकरो दिनेश। ये नरेंद्र जी जब सुबह दिनेश की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे, तब उन्होंने बताया कि दिनेश का फोन नहीं मिल रहा था। 1:30 बजे के आसपास वो अपना फोन लेने के लिए निकला और उसका मर्डर हो गया। राइट सर। और उनका कहना है कि घर के लैंडलाइन पर फोन आया था। जिस किसी ने फोन किया था उसने दिनेश से यह कहा कि तुम्हारा फोन मिल गया है, आकर लेकर जाओ। हाँ मोटा भाई, मैं आ रहा हूँ। आप मतलब ये मर्डर पूरी प्लानिंग से किया गया था। सर नरेंद्र जी को अपने छोटे बेटे पर शक है, क्या करे? बुलाए उसे पूछताछ के लिए। हाँ लेकिन उसके पहले नरेंद्र जी के घर के आसपास पूछताछ करो, पता करो वो जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और उस लैंडलाइन का सीडीआर भी निकालो, पता करो वो फोन किसने किया था। ओके सर। कहाँ गए थे? क्या हुआ? हाँ बोलिए कुछ। तूने मेरे बेटे को मार दिया ना, दिनेश को मारा ना, मेरे को जिंदा नहीं छोड़ो। बकवास मत करो, छोड़ो। ऐसे कैसी बात कर रहे हैं आप सुबह से? आखिर किया क्या है उसने? अरे देख रहे तेरे गंदे खून को, इसने मेरे दिनेश को मार डाला। मैं अभी भी लाश देख के आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन से, मार दिया इसने। कभी कभी सच और झूठ के बीच सिर्फ एक महीन रेखा होती है। दिनेश व्यास के पिता ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर संगीन आरोप लगाया था। इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सुनिए जी, ये नरेंद्र व्यास और उसके परिवार के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं आप? कैसा रिश्ता था आपस में इन लोगों का, खास करके नरेंद्र जी के साथ? साहब 25 साल से ज्यादा हो गए यहाँ रहते हुए, पर पिछले 24 साल में कभी नरेंद्र को इतना अजीब नहीं देखा जितना उसने रिटायरमेंट के बाद पिछले 1 साल में देखा है। अरे कुलकर्णी भाई, एक 50 रुपए तो दो ना। नरेंद्र भाई क्या बात है, 2-3 दिन से रोज पैसे मांग रहे हो? तुमको तो अच्छी खासी पेंशन आती है, और फिर रिटायरमेंट का पैसा भी तो मिला होगा। अरे कुलकर्णी भाई, रिटायरमेंट का पैसा जो मिला था ना, मेरी बीवी ने एफडी करके रख ली, और जिस अकाउंट में मेरा पेंशन का पैसा आता है ना, उसका एटीएम कार्ड भी ले लिया उसने। अरे पर तेरे तो दोनों बेटे अच्छा खासा कमाते हैं, बेटों से मांग लिया कर। अब देने से तो मैं एक बार मांग भी सकता हूँ, और वो सुरेश ना, वो मेरा बेटा नहीं है। वो ये देखो, ये वो जब भी देखो मेरे को मारता रहता है, जब भी मौका मिलता है मारता है मेरे को। एक 50 रुपए दे दो ना, मेरे को भूखा दवा लेनी है, मैं जल्दी आपको दूंगा। हाँ थैंक यू, मैं दूंगा आपको। और मैंने उसे पैसे दे दिए, और उन 50 रुपए की उसने शराब लेके पी ली। ये सुरेश और दिनेश, इन दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता कैसा था? साहब सुरेश गर्म दिमाग का था और दिनेश बड़ा ही शांत, लेकिन करीब 2 महीने पहले दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ था, नौबत मारपीट तक पहुंच गई थी। दिनेश खोया हुआ फोन लेने के लिए घर से गया था, आपको कुछ बताया था कहाँ जा रहा है या किसने उसे फोन करके बुलाया? नहीं, कुछ नहीं बताया। दिनेश के पास कोई दूसरा फोन था जिससे हमें ये पता लग सके कि वो किस तरफ गया है?
वो जब जा रहा था तो मैंने उसे अपना फोन दे दिया था। दिनेश, मेरा फोन रख अपने साथ। हाँ, कोई बात होगी तो बताना। वो भी कल से बंद आ रहा है। कुठर है? इनका नंबर लेके उस नंबर की सीडीआर निकलवाओ और लास्ट लोकेशन पता करवाओ। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, लेकिन नरेंद्र जी का कहना है कि सुयश उनका बेटा नहीं है। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और सुयश ने उसे मार दिया। सर बात यह है, मेरे पापा हो गए हैं पागल, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं 11:15 बजे ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं वहीं था, पूरी रात देर से निकला हूं मैं ऑफिस। और संडे को सर मेरा केबल टीवी का काम है मेरा। संडे को हम लोगों को ज्यादा काम रहता है सर, आप पूछ लो सर। अब इस उम्र में ऐसी बातें करने लगे हैं सर। मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अजीब अजीब नजर से देखते हैं। सर पहले ऐसा नहीं करते थे वो, अभी 1 साल से ऐसा करने लगे हैं। सर दारू पी पी के उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया। मैं इसलिए उन्हें पैसे नहीं देता, इसलिए उनका एटीएम छीन लिया मैंने। हाँ, लेकिन तुमने उन पे हाथ उठाया। अरे सर वो मान नहीं रहे थे, मुझे करना पड़ा ऐसा। मैं मानती हूँ सुयश का तरीका गलत है, पर दिनेश उन्हें प्यार से समझाता था, बस इसीलिए सुयश उनकी आंखों में खटकने लगा। लेकिन दोनों भाइयों में झगड़ा तो हुआ था ना? सर भाई भाई में झगड़ा कहाँ नहीं होता है सर, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम उस वीना भाभी को थी। वीना भाभी मतलब दिनेश की वाइफ? सर उनकी सेकंड वाइफ। सर एक बार तो वीना भाभी के प्रेमी सतीश ने अपने लोगों से दिनेश भाई को 20 सड़क पर पिटवाया, मैंने देखा उन्हें। डिवोर्स पेपर पे साइन लीजिए ना, तो यही मार मार के तेरे को लाश बना देंगे। तुम अपने भाई को पिटते हुए देखते रहे, उसे बचाया नहीं? सर मैं डर गया था वहां पर। कल वीना घर पर भी आई थी दिनेश से मिलने। दिनेश, दिनेश, वीना आओ बैठो। एक्चुअली मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाला था। पूछना चाहता था कि अपने पति को मॉलेस्टेशन के झूठे केस में फंसाकर कैसा लग रहा है। दिनेश, मुझे ना तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। सुबह सुबह तुम एक अच्छा काम कर लो, ये पेपर्स है, इस पे साइन कर दो। किस बात के पेपर्स है? डिवोर्स के पेपर्स हैं। तुम्हें क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप को और एक मौका देना चाहिए। दिनेश, तुम थक नहीं गए हो ऐसी घिसी पीटी बातें करके? इतनी मार खा के तुम्हें अकल नहीं आई है क्या? वीना तुम अकल से काम लो। जो लड़का है वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हें फंसा रही है। सब समझो मेरी बात को। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब है ना, तुम्हारा परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। इस औरत ने बहुत गलत किया दिनेश के साथ सर, फिर भी वो उसके लिए अच्छी ही थी। एक बार झूठे आरोप में पुलिस चौकी के चक्कर भी लगवाए उसने, और कल ये धमकी देकर गई। आप वीना और सतीश का नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए। वैसे आपको पता है कि दिनेश का फोन कहां से गायब हुआ था? कल संडे था सर, वो थोड़ा देर से सो के उठा। थोड़ी देर बाद कहने लगा उसका फोन नहीं मिल रहा है। फिर किसी का फोन आया और वो घर से चला गया। मतलब घर से गायब हुआ था? मुझे खबर न थी साहब। दिनेश ने सुबह उठने के बाद कहा कि उसका फोन नहीं मिल रहा है, मतलब उसका फोन घर से ही चोरी हुआ। सर ये काम सुयश आसानी से कर सकता है। दिनेश की दूसरी पत्नी वीणा, वो भी तो ये कर सकती है। हाँ कर सकती है सर। क्या ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और से करवा गया हो? पूरी प्लानिंग के साथ पहले मोबाइल गायब किया, फिर लेने के लिए बुलाया और मार डाला, और फिर बॉडी दूसरी जगह ले जाकर डंप कर दी। जरा वीणा और इसके प्रेमी से बात करते हैं और सुयश का सीडीआर भी निकलवा। अगर सब काम मुझे ही करना है तो तुम्हें पगार किस बात की दे रहा हूं मैं? 2 दिन से साइट बंद है, माल नहीं आ रहा है, तुम कर क्या रहे हो वहां पे? थोड़ी बहुत पेमेंट देके काम चालू करवाओ। नौटंकी साला। सतीश, कहिए क्या सेवा करें? बस जितना हम पूछे उसका जवाब दे दीजिए, उतनी सेवा काफी है। जी कहिए। दिनेश व्यास का मर्डर हुआ है। जी पता चला मुझे। आप दिनेश व्यास की दूसरी पत्नी वीणा से शादी करना चाहते थे? जी सर। लेकिन दिनेश उसे डिवोर्स दे नहीं रहा था, तो वीणा ने उसके खिलाफ पुलिस में झूठी कंप्लेंट की, उसको पिटवाया,
बाद में वो दिनेश के घर भी गई थी उसे धमकी देने। तो और क्या करते सर, वीना को उसके साथ रहना नहीं था और दिनेश उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन दिनेश के रहते आपका ये परिवार पूरा नहीं हो पाता, और इसलिए हमें लगता है कि आपने दिनेश को मरवा दिया। सर आपको अगर कुछ सबूत मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद फांसी चढ़ने आ जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना है, साइड पे लेबर का प्रॉब्लम है। चाय पी के जाइएगा सर। वीणा व्यास जी, आपसे बात करनी है हमें। लेकिन आप प्लीज मुझे वीणा बुलाइए। सबका कहना है कि दिनेश अच्छा आदमी था। वैसे आपका और दिनेश का दोनों का पहली शादी से डिवोर्स हुआ था, बाद में आप दोनों मिले, आपने शादी की, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने दिनेश को भी छोड़ दिया? सर, दिनेश से दूसरी शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ फाइनली ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उनकी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं थी। यही पीना चाहता था तू, यही पी के मरना था। काम करता है मैं मारता हूँ। मारना चाहता है ना? हाँ। अरे मारना, अरे गंदा खून ये कर भी क्या सकता है? ये सर, उस घर में एक पल भी सुकून से नहीं रह सकती थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ ताकि थोड़ा टाइम मैं बाहर रह सकूंगी। मुझे सतीश की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गया। धीरे धीरे मुझे सतीश अच्छा लगने लगा। उसकी छोटी सी फैमिली थी और 5 महीने पहले ही सतीश के कहने पर मैंने दिनेश का घर छोड़ दिया। लेकिन दिनेश ने आपको नहीं छोड़ा और इसीलिए आपने उस पर बदतमीजी का झूठा आरोप लगाया, उसको पुलिस से पिटवाया और बाद में शिकायत वापस ले ली। सर, मैं और क्या करती, वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए सतीश के कहने पर मैंने ये सब किया। और सतीश के कहने पे आप दिनेश के घर गई, उसका मोबाइल गायब किया, उसे मरवा दिया। फोन गायब किया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिनेश की माँ ने बताया कि दिनेश का फोन उसी सुबह उसके घर से गायब हुआ और उसी दौरान आप भी उनके घर गई थी उनको धमकी देने। हाँ सर, लेकिन मैंने फोन नहीं चुराया है। सर, आज नहीं तो कल मुझे दिनेश से डिवोर्स मिल ही जाता। सर, उसकी पहली बीवी अनीता से उसके कोई इश्यूज चल रहे थे जो कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं थे। क्या इश्यूज चल रहे थे? सतीश और वीणा दोनों के सीडीआर निकालो और बैंक स्टेटमेंट भी। अगर सुपारी का एंगल है तो पैसों का लेन देन हुआ होगा। ओके सर। पागल हो गई? मारना, जान से मार दूंगा। तूने मेरे बेटे दिनेश की जान ली है ना, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। पागल है, मैं बता रहा हूं, मुझसे मेरा कोई नहीं होगा। तू अंदर जा, तू अंदर जा, जा तू अंदर। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके, ऐसी गलतफहमी मत पालो, इसने कुछ नहीं किया है। अरे गंदा खून है ये, कुछ भी कर सकता है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि सुरेश भी आप ही का बेटा है। मैं मेरे बेटे की कसम खा के कहती हूँ। ऐसे ही तूने कसम खा के दिनेश की जान ले ली। दिनेश मेरा चला गया, मर गया। इसकी झूठी कसम खा। अच्छा है, तू इसकी झूठी कसम खा। ये मर जाएगा, ये चला जाएगा। अरे तू उसकी कसम मरने दे, इसको मरने दे। सुरेश भी आप ही का बेटा है। दिनेश के मर्डर के लिए आप लोग हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी का और मेरा अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है। 3 साल हो चुका है उनका डिवोर्स हुए। डिवोर्स पति पत्नी का होता है, माँ बाप का नहीं। अनु आपकी नातिन दिनेश की बेटी है। हाँ तो हमारी जानकारी के मुताबिक आप लोग अनु को दिनेश से मिलने नहीं देते थे। अनु चलो। पापा। हाँ अंकल, मुझे पापा से मिलना अच्छा लगता था, लेकिन मम्मी मुझे मिलने ही नहीं देती थी। चुप कर। 1000 बार कहा है, जब बड़े बात करते तो बीच में बोला नहीं करते। अंदर जा, जा अंदर।
देखिए, वो दिनेश इसे बहला फुसलाता था, इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। आपका डिवोर्स क्यों हुआ दिनेश के साथ? सर मुझे वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था और 1000 बार कहा था मैंने दिनेश से, लेकिन उसने कहा कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तो मैंने उसे छोड़ दिया। देखिए, आप लोग गलत जगह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उठा रहे दिनेश और अनीता की बेटी अनु से जरा अकेले में प्यार से बात करके देखो कि उसके कानों पे कभी कोई ऐसी बात पड़ी है क्या? ओके सर। हेलो। हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, सतीश ने दिनेश को मारने के लिए जो 4 गुंडे भेजे थे उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया है। सुयश को भी बुलाओ। ओके सर। सुयश, ध्यान से देखें इन चारों को। यही थे ना जिन्होंने दिनेश के साथ मारपीट की थी? बाइक चलाने वाले 2 लोगों ने तो हेलमेट पहना हुआ था, तो इसलिए मैं पहचान नहीं सकता, लेकिन सर ये लोग थे। इन दोनों ने दिनेश भाई को मारा था। जा लेके जाओ। बस उठा रहे। कितना लेते हो मारपीट का? साहब 5000 रुपए दिए थे सतीश ने इस काम के लिए। अच्छा, मर्डर का कितना लेते हो? हाँ, हम लोग मर्डर की सुपारी नहीं लेते साहब। नहीं साहब। क्यों, जब 5000 में मारपीट करते हो तो 50,000 में मर्डर भी कर ही दोगे? अरे नहीं साहब, नहीं किया साहब। सब किसी को नहीं मारा। किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिनेश की बात कर रहा हूँ। जब तक ये सच नहीं बोलते इनको तोड़ते रहो। अरे साहब नहीं मारा हम लोगों ने। सर, दिनेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश की मौत 15 तारीख को दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच में हुई है। दिनेश के गले पर जो कट था, दिनेश के फूड पाइप में न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिला है। दिनेश चिल्ला ना सके इसके लिए उसके मुंह में न्यूज़पेपर ठूस दिया। सर, दिनेश के बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी मिले हैं। मतलब साफ है उठा रहे, हत्यारे एक से ज्यादा थे। सर, वो सतीश के गुंडे नहीं हो सकते, क्योंकि 15 तारीख को सतीश के गुंडे दिन भर बार में बैठ के दारू पी रहे थे। सर, दिनेश और उसके माँ के कॉल रिकॉर्ड। सर, दिनेश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक दिनेश का फोन उसके घर से ही चोरी हुआ था और लगभग 12 बजे उसका फोन उसके घर के आसपास ही बंद हुआ। उसके बाद 1 बजे उसका फोन मीरा रोड में ऑन हुआ और इसी फोन से दिनेश के घर के लैंडलाइन पर फोन किया गया था। दिनेश अपनी माँ का फोन लेके गया था, उसका लास्ट लोकेशन क्या है? सर, दिनेश की माँ के मोबाइल का लास्ट लोकेशन मीरा रोड के महाजनवाड़ी का है। लगभग 3:30 बजे उसका फोन भी वहां स्विच ऑफ हो गया। कोठारे, इस लोकेशन के हिसाब से वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो। देखो दिनेश के साथ या उसके आगे पीछे कोई और था क्या, क्योंकि इतना तो तय है कि जिसने दिनेश का मोबाइल चुराया वो इस हत्या में शामिल है। दिनेश की मौत जितनी रहस्यमय थी, उसकी जिंदगी भी उतनी ही उलझी हुई थी और उसके कातिल तक पहुंचने के लिए उसकी जिंदगी को समझना बेहद जरूरी था। इसलिए पुलिस दिनेश से जुड़े हर व्यक्ति को खंगाल रही थी। इसी बीच पुलिस को दिनेश की बेटी अनु मिली। ठीक है, अनु बेटा। हाँ अंकल। बेटा, हम आपके पापा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। आप अपने पापा से बहुत प्यार करती थी ना? हाँ अंकल, पर मेरी मम्मी मुझे पापा से मिलने ही नहीं देती थी। बाय, स्कूल आ। हेलो बेटा। पापा, कैसी हो तुम? अच्छी हो पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पापा प्लीज कुछ करो ना, मुझे आप दोनों के साथ रहना है, पर मम्मा रहने ही नहीं देती। बेटा, मैं मम्मा से बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु, छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो मेरी भी बच्ची है।
तुम इसको छुप छुप के मिलते हो? पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे ना? मम्मा प्लीज आप पापा के साथ ऐसे मत करो। तू चुप कर और चल यहाँ से, चल चल तू। अंकल प्लीज आप मेरी मम्मी या मेरे नाना जी को कुछ बताना मत कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपने पापा की बात निकाली तो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है बेटा। भाई साहब जी, ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ साहब, काम करता है। सर, हमने अनीता के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला है कि 6 दिन पहले ही अनीता के ड्राइवर और नौकर ने दिनेश के साथ मारपीट की थी। लेकिन अनीता और उसके फादर ने ये बात हमसे छुपाई। मुझे दोनों पहले से ही खटक रहे थे, लेकिन उनका मोटिव साफ समझ में नहीं आ रहा था। सर, मैंने अनीता की बेटी अनु से भी बात की। वो तो अपने डैडी के पास जाने की बात कर रही है। उसने यहाँ तक धमकी दी है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो दिनेश के पास चली जाएगी। अगर बच्ची इस तरह की बात कर रही थी तो मतलब साफ है कि अनीता और उसके पिताजी दोनों डर गए होंगे कि दिनेश किसी दिन उनसे बच्ची को छीन लेगा। सर, ये तो स्ट्रॉन्ग मोटिव बनता है। बिल्कुल। वैसे दिनेश की माँ का फोन जहाँ बंद हुआ था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, शिंदे लेकर आ रहा है। सर, बस्ती का सीसीटीवी फुटेज 2 बजे के आसपास का फुटेज चलाओ। थोड़ा आगे बढ़ाओ। सर, ये देखिए, दिनेश ऑटो से इस बस्ती में आया और सर यहाँ उतरकर वो सामने की गली में चलकर जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ। सर रघु, ये तो अनीता का ड्राइवर है। ये दिनेश के पीछे चल के जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ाओ। दिनेश वापस आता हुआ नहीं देखा? नहीं सर। रघु को उठा के लाओ। क्यों मार रहे हो साहब मुझे? देख बेटा, झूठ तो तू बोलना मत। सीसीटीवी फुटेज में तू नजर आ रहा है दिनेश के पीछे पीछे जाते हुए। अरे नहीं साहब, उस दिन जब दिनेश ऑटो से उतरा ना साहब, तो मैं खुद हैरान हो गया उसको वहां देख के, क्योंकि मेरा घर भी उसी एरिया में साहब। तो साहब मैं पीछे पीछे हो लिया, थोड़ा आगे जाके वो राइट मुड़ लिया और मैं सीधे अपने घर चले गया साहब, कसम से। चल तेरे घर का एड्रेस दे। क्यों साहब? तलाशी लेनी है। शिंदे सर, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है क्या, कोई ब्लड मार्क, ऐसा कुछ भी। सर, ये तो लकड़ी कटने का सामान है। दिनेश के गले पर भी ऐसे रफ कट के निशान थे। शायद ऐसे औजार से उसका गला कटा गया होगा, लेकिन इस पर तो कोई खून के निशान है नहीं। शायद धो दिए होंगे। शिंदे, काम करो, ये सारे औजार फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर ये देखिए, इसमें बुरादा भी है। ये ऐसा ही बुरादा दिनेश के जूतों में भी मिला था। ये बुरादा भी फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेज दो। हो सकता है कि दिनेश के जूतों में जो हमें बुरादा मिला था उससे ये मैच कर जाए। ओके सर। उसके घर से जो औजार और लकड़ी का बुरादा मिला है, उसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद पक्के सबूतों के साथ उससे कड़ी पूछताछ करेंगे। सर, मैंने दिनेश का छोटा भाई सुयश, दिनेश की पहली पत्नी अनीता, अनीता के पिता श्याम और दिनेश की दूसरी बीवी वीना और उसका लवर सतीश, इन सभी के सीडीआर और बैंक डिटेल्स मंगाए थे। सीडीआर में तो कुछ खास नहीं मिला सर। हालांकि सुयश और सतीश अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सुपारी ले सकते हैं। इनके बैंक स्टेटमेंट में कुछ मिला? सर, सुयश के बैंक स्टेटमेंट में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है और अनीता के पिता श्याम एक बड़े बिजनेस पर्सन है। सतीश का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसलिए उनके बैंक स्टेटमेंट में बड़े ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन रघु के सीडीआर रिपोर्ट में एक बात सामने आई है। रघु के मोबाइल का लोकेशन 15 तारीख को 10:20 पर दिनेश के घर के आसपास का था। हाँ सर, अनीता का ड्राइवर रघु आया था। जब रघु आया था आप यहीं थी? मैंने ही दरवाजा खोला। दिनेश साहब है। उसके हाथ में नोटिस थी, कोई नोटिस लेकर आया था अपने साथ। क्या है? साहब ने नोटिस भेजा है।
ये ले लो और इस पेपर पे साइन कर दो। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। जा बता दे अपने साहब को। देख रघु, बातचीत का अभी आखिरी मौका है, अब झूठ मत बोलना। 15 तारीख को तू दिनेश के घर गया था? हाँ सब गया था। तूने उसका फोन चुराया? नहीं साहब, नहीं चुराया। मीरा रोड ले जाके फोन ऑन किया, उसके लैंडलाइन पे फोन किया, दिनेश को अपनी बस्ती में बुलाया? साहब ना मैंने मारा ना मैंने फोन चुराया, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। रघु सच बोलेगा तो सजा कम होगी। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, आप ही मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे क्या बकवास फोन लेके आया यार, इन सब का मिला के तो मैं 1000 रुपये भी नहीं दे पाऊंगा यार। कम से कम 5000 तो दे दे। पागल हो गया क्या तू? 5000? देख एक काम कर, जा स्मार्टफोन लेके आ नया वाला, फिर तेरे को 5000 मिल सकता। सर, रघु के घर पर लकड़ी काटने की जो आरी हमें मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उस आरी पर ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। और वो बुरादा भी दिनेश के जूतों में जो बुरादा मिला उससे मैच नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु सच बोल रहा है, या फिर ये इतना चालाक है कि इसने सारे सबूत इस तरह से मिटा दिए कि हमें कुछ ना मिले? दोनों बातें हो सकती है सर। एक बार उस एरिया में जाके भी देखना चाहिए जहाँ दिनेश के जाने की बात रघु ने कही थी। उठा रे, दिनेश का जब मर्डर हुआ था वो कारपेंटर का काम होता है। तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। ओके सर। सर, अंदर तो लगभग 40-45 कारपेंटर की दुकानें हैं। सिर्फ शक की बिना पर किसी दुकान की तलाशी लेना मुश्किल है। दिनेश की हत्या की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को नए सुराग मिल रहे थे जो इन्वेस्टिगेशन को नई दिशा में ले जा रहे थे, पर मंजिल अब भी दूर थी। ये लो, एकदम नया है। कंडीशन ठीक है इसका? चालू है ये? अरे एकदम चालू है, टन टनाटन। अब लाओ 5000। ए भाई पहले मेरे को चेक करने दे। हाँ ठीक है, कर लो। सर, दिनेश का फोन अभी आधे घंटे पहले ही ऑन हुआ है, लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, बस्ती के पास वाले मार्केट एरिया है। उठाने किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए। ओके सर। कोई भी आएगा और फोन बेचना चाहेगा और तुम बिना बिल देखे वो फोन खरीद लोगे। चोरी का फोन खरीदने का धंधा है क्या तुम्हारा? सॉरी सर, वो बेटा तुम्हारे ऊपर तो मैं अच्छे एक्शन लूंगा। ये फोन सिर्फ चोरी से नहीं, एक मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। जो लड़का ये फोन बेच के गया, जानते हो उसे? दिनेश व्यास का फोन तेरे पास कहां से आया? वो साहब मैंने फोन चुराया था। चुराया था? जिसका फोन है उसका मर्डर हो गया, जानता है क्या? जानता है क्या? कहां से चुराया? साहब वो घर से ही चुराया था, बाप के ड्रॉयर में रखा हुआ था। अरे साहब लेके जाओ उसको। साहब हुआ क्या? तेरे बेटे ने तेरे घर से स्मार्टफोन चुराया, तेरे पास कहां से पहुंचा? साहब फोन मेरे को मिला था साहब, कचरे के ढेर के पास, और मैं ले लिया साहब। और साहब सोचा कि मेरी किस्मत खुल गई, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरी किस्मत तो बकवास है साहब। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। क्या खाया, क्या पिया, कितना गिलास तोड़ा, सब पता चल जाएगा जब तेरे घर की तलाशी लेंगे, समझा? अंदर डालो इसको। सर जगन कारपेंटर है, लेकिन उसके घर पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस वजह से हम उस पर शक कर सके। ना ही पैसा, ना ही दिनेश की माँ का फोन। और अगर मर्डर वहां हुआ भी होगा तो जिस पे खून गिरा होगा वो बुरादा तो अब तक वहां से हट चुका होगा, मतलब ब्लड के सैंपल्स भी नहीं मिलेंगे। हाँ सर, लेकिन ये तो पक्का है कि दिनेश का मर्डर उसी बस्ती में हुआ है और बाद में उसकी लाश को दूसरी जगह ठिकाने लगाया गया। और ऐसा करने के लिए, लाश को ले जाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा, और ये काम दिन दहाड़े करना मुश्किल है तो रात को हुआ होगा। एक काम करो, 15 तारीख का वहां का रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कोई ट्रक, टेम्पो, गाड़ी कुछ आया गया है क्या।
सर ये देखिए, रात को ठीक 1:13 पर ये टेम्पो बस्ती की तरफ आ रहा है और फिर यहाँ कोने में जाकर रुक गया। ये गली से जगन बाहर आया, टेम्पो लेके अंदर गया। ठीक 25 मिनट बाद टेम्पो बस्ती के बाहर जा रहा है। थोड़ा रिवाइंड करो। हाँ चलो, पॉज। टेम्पो का नंबर दिख रहा है, पता करो किसका है। सर यही है वो टेम्पो, और आरटीओ से जो एड्रेस मिला ना वो यही घर है। ये तेरा टेम्पो है? हाँ साहब, क्या हुआ? तेरे टेम्पो को फॉरेंसिक लैब भेजना है और तुझसे सच बुलवाना है। चल साहब, चल। बहुत मेहनत कर रहा है तू आजकल, रात रात भर टेम्पो चलाता है। अब साहब यहाँ पैसे कमाने ही तो आए हैं। तेरे टेम्पो से ब्लड के सैंपल मिले हैं, मैच करने के लिए भेजे हैं। दिनेश व्यास के साथ पक्का मैच कर जाएंगे। तब बोल। साहब गलती होगी साहब, जगन को किसी ने सुपारी दिया था साहब, दिनेश की। हाँ भाई जगन, वो फोन मुझे कचरे के ढेर से मिला था, है ना? साहब ये बात आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तेरा पार्टनर महेश हमारी हिरासत में है और उसने सब कुछ बक दिया। क्या साहब? हेलो भाई साहब, आपका फोन खो गया ना? हाँ हाँ, वो मेरा फोन है। हाँ हाँ जी, मेरे पास है, आप कभी भी आके ले सकते हैं। मोटा भाई दिनेश। नमस्कार नमस्कार। ओ आपको मोबाइल मिला मेरा? अरे जरा फोन लेकर आना। और बताइए, रास्ते ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दिनेश का फोन तेरे पास कैसे है? और दिनेश की सुपारी किसने? नरेंद्र जी अगर सच बोलेंगे तो आपको और हमें दोनों को आसानी होगी। मैं सुयश से नफरत करता हूँ, उसको मरवाना चाहता हूँ, मैं उसको मरवाना चाहता था। मैं अगर एक काम बोलूं तो करोगे क्या? पैसा ज्यादा मिलेगा। क्या काम? किसी को मारने का है। जगन मेरी बात मान गया। मैंने उसको 50,000 रुपए एडवांस दिए, पर उस दिन काम नहीं हुआ। वो बोला मेरे को पूरे पैसे चाहिए। पैसे कहां से? मैंने अपने गांव का घर बेच दिया और उसको सारा पैसा दिया, और मैंने उसको बोला कि मैं सुयश का फोन चोरी करके तेरे को दूंगा, तो फोन लेने के बहाने उसको बुलाना और उसको मार देना। पर मेरे से गलती हो गई। साहब ने नोटिस भेजा है। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। मैंने तो ये सोच के फोन चोरी किया था कि वो सुयश का फोन है, दिनेश का फोन है, मेरे को मालूम नहीं था। उसके बाद जब मैं घर आया ना साहब, तो मैंने देखा सुयश का फोन तो सुयश के हाथ में ही है, और मेरी बीवी उसने बताया कि दिनेश का खोया हुआ फोन मिल गया है, वो लेने के लिए गया है। मैं बहुत घबराया साहब। मैंने जगन को बहुत बार फोन किया, लेकिन वो उसका फोन बंद आ रहा था। उसका फोन बंद आ रहा था। मेरी एक गलती की वजह से मेरा बेटा मारा गया साहब। एक बात बताऊं साहब आपको, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है। इस बार मैं उस सुयश की सुपारी दूंगा, इस बार वही मरेगा। नरेंद्र व्यास के कबूलनामे के बाद उनके खिलाफ हत्या का केस चलाया गया। नरेंद्र को मेंटली अनस्टेबल पाया गया। शराब पीने को लेकर सुयश की सख्ती ने उसके शक को और भी गहरा कर दिया था, जिसकी वजह से वो सुयश की जान लेना चाहता था और दिनेश बलि चढ़ गया। कोर्ट ने नरेंद्र को दोषी मानते हुए सजा दी और उसको मेंटल असाइलम भेज दिया, जहां उसका इलाज अब भी जारी है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।